और जितने रेफरेंडम हुए आज तक, उनका आज तक रिजल्ट तो डिक्लेयर करो, क्या रिजल्ट आया उसमें। तुम यार मतलब पाकिस्तानियों को पगड़ियां पहना के तुम कह रहे हो कि साहब ये वोट करने आ रहे हैं, किसको बना रहे हो यार। कह रहा हम खालिस्तान एयरपोर्ट बनाएंगे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शाबाश, बनाओ, कौन रोक रहा है, सुबह बनाओ, उसके लिए आना पड़ेगा ना। आजादी दी जंग जुनून नाल जित्ती जाती, आजा देखने कितना जुनून है तेरा। बांदर होंगे ना जेड़ा बंदर, उसका एक स्थान विशेष लाल होता है, मार मार के लाल करांगे आज एक पतंदर। एंड कनाडा इज द पाकिस्तान ऑफ वेस्ट। वो पश्चिमी गोरे देशों का पाकिस्तान ही बन गया वो धीरे धीरे। मैं पब्लिकली अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खा लूं, बोलूंगा मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैं चुनाव लड़ जाऊं। मैं कभी कोई मंत्री पद नहीं लूंगा, कभी रूल नहीं करूंगा मुख्यमंत्री बन जाऊं। वो नीली जो वैगनार है वो दिखा के जो है ना, वो शीशमहल खड़ा कर दिया उसने। हम उस कामयाबी की लाइन के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, और ये तमाम मुल्क जो है लोग हमारी टांग खींच रहे हैं कि किसी तरीके से इनको पीछे घसीट लो, कोई ऐसा हिला कर दो, कोई ऐसा काम कर दो, ये कामयाब ना हो पाए। शुड नॉट बी सक्सेसफुल। ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे थे, ये मौत में मुनाफा कमाने वाले लोग ये बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ हैं रमनीक सिंह मान जी। सत श्री अकाल पाजी, हाउ आर यू? नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। हमारे देखने वाले आप सब लोग रमनीक पाजी को डिफेंसिव ऑफेंस पे देखते रहे, और हमने कई सारे इश्यूज़ को और मुद्दों पे हमने कई सारी चर्चाएं की हैं। बाजी आज कल एक वीडियो आया गुरपतवंत सिंह पन्नू का, 6 फॉर जस्टिस वाले। उन्होंने कहा है कि 19 नवंबर और उस 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया के जो जहाज हैं उन पे कोई भी सिख ट्रैवल ना करे, उस जहाज को उड़ाया जा सकता है। We are asking the Sikh Panth do not fly Air India। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਲੌਕੇਡ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ, 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਰਲਡ ਟੈਰਰ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਨੂਨ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਲਮ ਦਾ। We are going to break the backbone of Indian economic system and we are going to balkanize India। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ, एयर इंडिया में सफर नहीं करना, जान नू खतरा हो सकता है। जहाज तो उड़ने के लिए होते हैं। हाँ, तो वो जिस सेंस में कह रहा है, वो एयर इंडिया जो कनिष्का बॉम्बिंग वाले कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। देखो, मैं आपको वाज़े बताता हूँ और आप समझ लो। हम और आप डिफेंस को, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को, इन सब चीज़ों को बड़ी नज़दीकी से फॉलो करते हैं। जिसने करना होता है वो दिन तारीख बता के नहीं करता, वो कर देता है। मुराद, ये जितनी बकवास आप सुन रहे हैं, और ये SFJ जो है ना, दिस इज आई डोंट नो 6 फॉर जस्टिस और 6 फॉर जोक्स, ये मजाक है। ये आदमी इज ए डिल्यूजन्ड मंकी इफ आई मे। तो ये आदमी, डोंट टेक हिम सीरियसली, ठीक है। ये खुद हाइडिंग में है, ये खुद बचता फिर रहा है, इसको पता है अगला नंबर तेरे भाई का, ही इज द नेक्स्ट। तो अभी द पीपल बिहाइंड हिम, जो लोग इसके पीछे खड़े हैं, जिन लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है, जो इसको फंड करते हैं, और मैं बड़े वाज़े बता रहा हूँ कि ही हैज़ द सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न एजेंसीज। और ना सिर्फ इसको, पर हर मुल्क के अंदर चलती हुई जो
आप कह लीजिए एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उसको ये पश्चिमी देश के जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट्स हैं, एज अ सिस्टम, एज अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। सो ये जो बोल रहा है, नाच रहा है, इज ओनली स्पीकिंग एट द बिहेस्ट ऑफ फॉरेन एजेंसीज इंक्लूडिंग आवर नेबर्स। ये तो इसकी क्या हैसियत है और इसने आज तक अचीव क्या किया है? कहीं झंडा लगवा दिया कह के जी खालिस्तान का झंडा लगा दो, पकड़े गए, उन बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, उनकी जमानतें नहीं होती। पैसा इसने आज तक एक नहीं दिया कि जी हम रेफरेंडम कर रहे हैं। रेफरेंडम तुम्हारा यूएन मैंडेटेड नहीं है, रेफरेंडम इज नॉट यूएन मैंडेटेड। और जितने रेफरेंडम हुए हैं आज तक, उनका आज तक रिजल्ट तो डिक्लेयर करो, क्या रिजल्ट आया उसमें? तुम यार मतलब पाकिस्तानियों को पगड़ियां पहना के तुम कह रहे हो कि साहब ये वोट करने आ रहे हैं, किसको बना रहे हो यार तुम? और तुम्हारी जो मीटिंग्स हैं, इन लोगों की जो मीटिंग्स है पाकिस्तानी आईएसआई के साथ या उनकी एजेंसीज के साथ, इट इज वेल नोन। तो आप कहते हैं कि ये जो रेफरेंडम में जो हजारों की भीड़ होती है, इनमें ये पगड़ी पहना के पाकिस्तानियों को लेकर क्यों भारत की एम्बेसीज के बाहर जो खड़े होते हैं, जो मुजाहरे करते हैं, वो तमाम पाकिस्तानी या दिहाड़ीदार होते हैं। दो किस्म के लोग हैं। इनके साथ एक्चुअली कितने लोग लगे हैं वो देखिए, मैं आपको दो तीन बातें बड़ी क्लियर बताता चलूँ। सुख धालीवाला है, बड़ा खालिस्तानी और ये सब, ये उसके हरदीप निज्जर के साथ लगा रहा। जब इसने मेयर का चुनाव लड़ा, 5th पोजीशन, कितने लोग हैं वहां पे इनको साथ देने वाले? फिर ये एनडीपी का जगमीत सिंह है, इसका भाई काउंसलर के चुनाव में खड़ा हुआ हार गया, कितने लोग इनके साथ हैं? तो आप क्या समझ रहे हैं जो तमाशा ये कर रहे हैं तमाम की रेफरेंडम रेफरेंडम? पहले आप यूएन मैंडेट तो लेके आइए कि उस रेफरेंडम का रिजल्ट अगर हो भी तो उससे क्या होगा। होना ज़्यादा कुछ नहीं है, ये दुकानदारी चला रहे हैं। और मैं हमेशा इस चीज़ को मेंटेन करता हूँ, ये जो K2 है, खालिस्तान और कश्मीर, ये इन लोगों के लिए सिर्फ धंधा है। दे ओनली कलेक्टिंग मनी। और मैं खुल के बोलता हूँ, और सुन ला पन्नू, तू 10 केड़ा जहाज उड़ाना, तेरा भाई उस ची उड़ूगा, तेरे बस की नहीं है भाई। जे तू कर सकदा हुंदा ना, तू कर लेंदा हुण नूं। तेरे बस दा कुछ नहीं है। आ तू अपने बांदर वर्गा मूँह जिहा लै के आ जांदा है। ਯੂ ਆਰ ਅ ਡਿਲੂਜਨਡ ਮੰਕੀ, ਆਈ ਮਸਟ ਟੈਲ ਯੂ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਾਉਣੇ ਆ। दैट इज़ वॉट दीज पीपल हैव बीन डूइंग ऑल अलोंग। और ये एजेंसीज को, पाकिस्तानी एजेंसीज को सूट करता है। सिख मरे, हिंदू मरे, इंडियन मरे, भारत में मरे, भारत के बाहर मरे, इट सूट्स देयर नैरेटिव। हमको आपस में लड़ा के रखना, शोइंग अ ड्रीम, ये सपना दिखाते हैं ना, ये नींद में है। जिस दिन ये जाग गए, इनको हकीकत का पता लग गया, इनका सपना भी टूटेगा। हाँ, और अगर ट्रूडो इज सो इंटरेस्टेड तो आप डिक्लेयर कर दो एक हिस्सा कनाडा का एज अ सॉवरेन कंट्री, खालिस्तान बना दो वहां पे। कौन रोक रहा है तुम्हारे को? यहाँ पे तो नहीं बनेगा, यू डोंट हैव एनी लोकल सपोर्ट। अच्छा, ये मैं भी कई बार मैं ये सोचता हूँ, अगर क्यूबेक ऑटोनोमस रीजन हो सकता है, हाँ, तो आप एक सरी को या ब्रिटिश कोलंबिया को, मतलब आप डिक्लेयर कर दो सॉवरेन स्टेट और ऑटोनोमस रीजन ऑफ हाँ, खालिस्तान। वो कैनेडियन एजेंसीज, ये फाइव आइज जो हैं, ये होने देंगी वहां पे, है ना। तो जिस दिन ये बात करेंगे ना, यहाँ बनाओ, उस दिन इन्हीं को जूते मार मार के भगाएंगे। दे विल फाइंड अ न्यू कंट्री। अभी कनाडा में बेस बना के बैठे, फिर उनको नया मुल्क ढूंढना पड़ेगा। ये सब कहने में अच्छा लगता है। जब आग दूसरे के घर में लगती है तब तमाशा होता है, जब आग अपने घर में लगती है तो बर्बादी होती है। ये भारत का तमाशा देखने के चक्कर में है और अपनी बर्बादी करवा लेंगे। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, जिस हद तक ये जा रहे हैं ना, दे विल डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स। और देखिए कितनी, आप उसका ध्यान से सुनिए गुरपतवंत को। गुरपतवंत कह रहा है कि जी ग्लोबल ब्लॉकेड, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, मतलब कोई बताने वाला हो इसको। क्या एयर इंडिया केवल एक आयाम है भारत का? इट्स नॉट इवन प्रॉफिट मेकिंग। और वैसे भी प्राइवेटाइज हो गई है, वो टाटा की है। तो भारत के तो मतलब अब सरकार का तो उसके ऊपर उतना कंट्रोल भी नहीं है। मतलब इन लोगों को यार पढ़े लिखे नहीं है, दे डोंट इवन ब्लडी रीड यार। अब उसमें तो टेंशन होगी तो रतन टाटा को होगी ना कि यार ये तो एयर इंडिया मेरी कंपनी को क्यों उड़ाना चाहते हैं ये। तो ये दिस इज हाउ दे ऑपरेट, इनको इतना तो ज्ञान है। जगजीत सिंह चौहान, मतलब वन ऑफ द टॉलेस्ट खालिस्तान लीडर, सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ खालिस्तान एंथम सब खालिस्तान का खालिस्तानी डॉलर। अच्छा, खालिस्तान का रुपया नहीं बनाया, डॉलर बनाया उन्होंने। नेचुरल है ना। तो खालिस्तान झंडे पे लिखते भी तो अंग्रेजी में है। हाँ, गुरमुखी में नहीं लिखते। नहीं, क्योंकि वो जो गोरा ऑपरेटर है उनका, जो हैंडलर है, उसको गुरमुखी नहीं आती।
ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਬਿੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। हम्म, You will not understand. हम्म। तो ये जगजीत सिंह चौहान आनंदपुर साहब से ही यूज्ड टू फाइट हाँ, इलेक्शंस वो हारा था उसके बाद, हाँ। came back to mainstream, हार गया था, तो that's the kind of support है। बट यही मेरा सवाल था कि पूरी जिंदगी उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, पूरा घूम घूम करके, मतलब उसने स्टेट डिक्लेयर भी कर दिया, उसका प्रेसिडेंट भी बन गया खालिस्तान का, वो फिर डॉलर भी छाप लिए, सब कुछ कर लिया। इवेंचुअली ब्लडी केम टू पंजाब एंड डाइड इन आइसोलेशन। मतलब अकेलेपन में मरा। उसके जब वो मरा था उसके सर के और पांव के आसपास 4 लोग नहीं थे, और वो प्रेसिडेंट था खालिस्तान का। नहीं यार, मतलब अब क्या है कि आप कोई भी एक इल्यूजन ले लो दिमाग में, आप एक कंट्री का नाम सोच लो, उसके प्रेसिडेंट बन जाओ, तो मतलब यू आर व्हाट आर यू आर डिरेंज्ड ना बेसिकली। आपको दवाई की इलाज की जरूरत है। सो दैट इज व्हाट इट इज। इन लोगों को दे आर डिरेंज्ड इन देयर माइंड्स। आपको लोकल सपोर्ट नहीं है, आपके पास पैसा जब तक आ रहा है, देखो मैं सीधा बता रहा हूँ, मेरे को मतलब तमाम लोग यही सवाल पूछते हैं कि कब तक चलेगा, मैं जब तक ये पैसा लेते रहेंगे तब तक ये चलाते रहेंगे। पैसा कौन दे रहा है, मैं तुमको बता, हमारे को पता है। द वेस्टर्न कंट्रीज वांट टू कीप इंडिया ऑन अ पॉट बॉइलर। ये कह रहा है कि वी वांट टू बैल्कनाइज इंडिया, कह रहा है हम खालिस्तान एयरपोर्ट बनाएंगे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। शाबाश, बनाओ, कौन रोक रहा है? सुबह बनाओ, उसके लिए आना पड़ेगा ना। आजादी दी जंग जुनून नाल जित्ती जाती, आजा देख दे कितना जुनून है तेरा। उसको खुद को जुनून नहीं आता जब तक वो 2-4 लाइंस कोकेन की ना खींच ले। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हिज फॉर्मर कलीग टोल्ड मी। अच्छा, हाँ? चलो गुड है। अब वो जुनून में बोल गया बेचारा, वो ड्रैग लगा के। बट द पॉइंट इज, तू आ जा ना। और अगर आप स्टॉपिंग यू, और उसके आप वीडियोस भी देखिए तो लाइक देयर इज एविडेंस कि मतलब वो जो उसका फॉर्मर कलीग ने बताया मुझे कि मतलब ऑब्वियसली ही डज नॉट वांट टू बी नेम्ड, तो उन्होंने कहा यार कि वो बिना कोकेन के वो वीडियो नहीं बना सकता है। what I for sure know about him that he's a chain smoker, he's a womanizer. हाँ, चेन स्मोकर तो है। हाँ, he's a womanizer. वुमेनाइजर भी है। और यूके के एक होटल में जो बाहर सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी he's been seen smoking, and वो मतलब महिलाएं आ रही हैं जा रही हैं रूम में से। तो you know, Sikhi is a निर्मल पंथ। Khalsa means the pure. He does not fit the definition of a Sikh. He does not fit the definition of a Khalsa. How can he advocate for Khalistan? And why would people follow him? Any true Sikh, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣेगा, क्यों मनेगा? किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, किसी को पैसा चाहिए, या उसका कोई और निजी मवाद है, वो तो इन लोगों को सुनेगा, इनके पीछे जाएगा। बट वाई वुड अ ट्रू सिख फॉलो हिम? नो वन विल फॉलो हिम। यू नो, अभी पंजाब में और हरियाणा और पंजाब में इलेक्शंस के लिए, इन द सेंस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शन के वो बन रहे हैं वोटर कार्ड्स। उसमें कंडीशन है दैट यू हैव टू बी अ नॉन ट्रिमर, you should not be consuming alcohol or any other intoxicant, you should not be a smoker, you should be a non-trimmer. आप कुट्ठा या हलाल मीट खाने वाले नहीं होने चाहिए to be eligible to vote for management of गुरुद्वारास। और ये खालिस्तान की एडवोकेसी कर रहा है, ना मुंह पे इसके दाढ़ी पूरी है, ना सिर पे बाल पूरे, ना दस्तार सजाता है। Gurupat Pant has zero qualities of a Sikh, zero। भाई दुकानदारी है, अगले को पैसा मिल रहा है भाई। इफ somebody is getting money to issue a video, पैसा मिल रहा है। एंड देयर विल बी अदर खालिस्तानीज विल बी डांसिंग ओवर इट एंड ऑर्गेजमिंग ओवर इट कि लो जी इसने एक और वीडियो जारी कर दिया जी 19 नवंबर तो बाद। क्यों 19 नवंबर? आज से कर, मुहूर्त निकलवा के आया है तू। किस बात का 19 नवंबर? बोल आज से। ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਚੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ वैभव बसदा नहीं है। और इनका ये है कि जस्ट वांट टू ट्राई एंड क्रिएट सम पैनिक। और
ये ऐसे जब ये डिरेंज्ड मंकीज ਇਹ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਖੋਤੇ ਗਧੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ they get prominence in the media and that is where they drive from. Stop showing his videos on media. मत करो शेयर. बोलो ठीक है करो. इनवाइट हिम टू इंडिया. आजा बेटा एक कॉन्फ्रेंस कर ले तो. आ जाओ. वी गिव यू परमिशन. आ इंडिया में आ. 4 बंदे नहीं जुड़ने इस तो. वो कहते मेरे वर्गे ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ. ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰ, उसका एक स्थान विशेष लाल होता है. मार मार के लाल करांगे ਇਹਨੂੰ ਜੀ. ਆ ਜੇ ਪਤੰਦਰ ਇੱਥੇ. ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ. ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ. ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦੋਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼. द वेस्टर्न वर्ल्ड इज सो ट्रबल्ड बाय इंडिया. भारत से इतने परेशान हो चुके हैं वो कि पहले एक फोन जाता था सेक्रेटरी लेवल का और यहां का प्रधानमंत्री काम जाता था भारत का. अब अमेरिका का राष्ट्रपति सल्यूट करता है. देखा वीडियो? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोलता है बॉस. वो इतने परेशान हो चुके हैं, दे कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स टू इंडिया. और सीआईए तो यार ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, इन्होंने तो अपना राष्ट्रपति मरवा दिया था. तो ये क्या ही कहानी, कुछ नहीं है. ये अलग लेवल की स्टोरी है, जाने दो. नहीं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जिन देशों में आप ओवर स्पीडिंग के लिए अगर आप 5 किलोमीटर एन आवर भी अगर आप ओवर स्पीड कर जाते हो तो आपके पीछे 4 गाड़ियां लग जाती हैं एंड दे चेज यू डाउन और कोर्ट में बुला करके चालान वसूल करते हैं. जहाँ पे ज़रा सा भी अगर आप कोऑपरेट नहीं करो, अगर बोल दिया कि हैंड्स ऑन द बोर्ड, अगर नहीं किया, 2 मिनट डिले किया तो द पुलिसमैन माइट शूट यू. मतलब अगर आप गोरे नहीं हो तो आपको गोली मार. माइट शूट यू, दे विल रिस्ट्रेन यू, दे विल एड अ सर्टेन चार्ज अगेंस्ट यू. एक चार्ज और जोड़ देंगे रेजिस्टिंग अरेस्ट का. हाँ. और इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम. और ये जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, वो गोडे के नीचे सिर दे के ना आदमी को वहीं घोट के मार देते हैं. यू हैव विटनेस दैट जब वो ब्लैक लाइफ मैटर्स का केस चला. हाँ, तो उन देशों में एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि मैं एयर इंडिया के प्लेन गिरा दूंगा. मैं एयर इंडिया के प्लेन मतलब ब्लास्ट कर दूंगा. मतलब ही इज टेलिंग कि आप मत चढ़ना, आपकी जान को खतरा हो सकता है. एंड दैट्स नॉट अ क्राइम. अब आप ये देखो ना, दिस इज नॉट प्रोवोकेशन फॉर टेररिज्म. नहीं, इट इज टेररिज्म. इट इज प्योर एंड स्क्वायर टेररिज्म. वो इनकी स्क्रिप्ट राइटर्स जो है ना, वो इनके स्क्रिप्ट राइटर्स ऐसे हैं कि उस कंट्री के लॉ के हिसाब से कोई केस ना बने कि थोड़ी जान को खतरा हो सकता है. ही डिडंट से कि आई विल ब्लास्ट इट ऑफ. और जब 9/11 किया इन्होंने, तब कौन सा बता के किया था? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. उसके पीछे की थ्योरी आपको भी पता, मुझे भी पता कि कहाँ से पैसा मूव हुआ और कौन सी एजेंसीज उसके पीछे थी. लेट्स नॉट गेट देयर. पर यह है कि उधर पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है. There were clear signals, but that was ignored. अब आप जो दूसरी बात कह रहे हो, ये कंट्रीज अलाउ करती हैं. मैं तो कह रहा हूँ जितने सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके लीडर्स को अपने पास पनाह देती हैं. जब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कनाडा की संसद में खड़ा होकर झूठ बोल देता है, कहता है कि जी वी हैव credible allegations. That credible allegation has not been substantiated till date by any credible evidence. क्रेडिबल एलिगेशंस और क्रेडिबल एविडेंस में फर्क होता है. दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रेजेंट वन सिंगल एविडेंस, एन आयोटा ऑफ एविडेंस. ये बातें करते हैं, कहते हैं जी इंडिया मस्ट कोऑपरेट. आई विल टेल यू द कोऑपरेशंस. वी हैव अ ट्रीटी विद कनाडा कॉल्ड MLAT. दैट इज म्यूचुअल लीगल अग्रीमेंट ट्रीटी. MLAT के तहत we have given Canadians so much dossiers and information and evidences against our citizens who have naturalized in Canada as Canadian citizens, who were supposed to be sent back to India for trial. उन्होंने आज तक कहा कि जी ये जो एविडेंस आपने हमारे प्रूफ दिए, सबूत दिए, ये इनसफिशिएंट है, आप और एविडेंस दीजिए. टेक फॉर इंस्टेंस द केस ऑफ कनिष्का बॉम्बिंग. कनिष्का बॉम्बिंग का जो मेन अक्यूज्ड परमार है, तलविंदर परमार, हिज एक्सट्रेडिशन वाज सीक्ड
बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त ये ट्रूडो का फादर पेरी ट्रूडो वो Yes. होता था प्रधानमंत्री। He refused. ही रिफ्यूज्ड, एंड इन टर्न उस जहाज में 327 लोगों की मौत की, 285 कैनेडियंस थे। Hmm. आप उस कंट्री का लीगल जस्टिस सिस्टम देखो क्या है। कनिष्का 85 से लेके आज तक 40 साल होने जा रहे हैं, नॉट वन मैन इज पनिश्ड। यानी कि उस मुल्क के 285 नागरिक, भारत का एक जहाज, और कुल 327 उसमें कैजुअलिटीज हुई, सजा एक आदमी को भी नहीं हुई। उसी के साथ का एक केस जापान में हुआ जहां पे वो टाइमर उनका ऐसा था कि वहां पे 2 सिटीजन्स डाइड देयर, उनको सजा हुई है, और वो भी ट्रीटी के तहत वापस भेज दिया था। कनाडा में सजा काटी उन्होंने, एंड दे वर गिवन रॉयल ट्रीटमेंट। तो ये आप कनाडा से क्या एक्सपेक्ट करते हो? जस्टिस डिलीवरी, वो भी जस्टिन ट्रूडो के राज में? नॉट गोइंग टू हैपन। बट आई एम टेलिंग यू वैभव, आज आप लिख के रख लो, अति जब हो जाती है ना तो उसका अंत बहुत निकट होता है, बहुत नजदीक होता है। अब ये अति कर चुके हैं, अति के ऊपर है, इनका अंत नजदीक है। द डिपार्चर इज वेरी क्लोज। और आपको पता ही है, अज्ञात व्यक्ति, नामालूम अफराद। नामालूम अफराद। नहीं तो बट दिस इज ऑल्सो क्वेश्चनड सो मेनी टाइम्स कि यार आप ये देखिए कि आप किसी दूसरे देश में उनके देश के नागरिकों को मरवा रहे हैं। अभी जैसे अभी किसने रिसेंट मरवाया? नहीं, किसी ने भी मरवाया हो। तो उनकी कंट्री का प्रॉब्लम है। देखो वैभव, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले 2 बातें ध्यान में रखना। नोबडी हैज क्लेम्ड कि ये हमने किया है, जो आमतौर पे ये करते हैं। और दूसरा, दे ओनली हैव क्रेडिबल एलिगेशंस व्हिच दे हैव नॉट बीन एबल टू बैक विद एनी एविडेंस। अब आप सवाल पूछो। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, बिकॉज पाकिस्तान में भी लाहौर में स्पेशली बहुत सारे बब्बर खालसा के और जो बाकी के जो टेररिस्ट थे, उनकी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। और उनमें जो लोग मुलविस पाए गए हैं वो सारे के सारे लोकल्स हैं, पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने मारा है, शूटर्स जो है। और पिछले 3-4 साल में इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनमें जितने भी लोग पकड़े गए, उनके अंदर एक सिमिलैरिटी पाई जाती है कि एक कॉमन फैक्टर ये है कि ये सारे के सारे एट सम पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट वो दुबई में काम कर चुके हैं, ये सारे के सारे जितने पकड़े गए। और इनका एक नेक्सस निकाला गया, जिस नेक्सस में ये हुआ कि ये इनको दुबई में हायर किया गया। तो दुबई में भी इनको हायर किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया, और इनको पेमेंट आती रही टर्की से, और टर्की से जो बंदा इनको पेमेंट करता है वो खुद भी पाकिस्तानी है। सो अब इसमें 2 थियरीज हैं, और पाकिस्तान क्लेम ये कर रहा है कि भाई हम अब 5 आइज को ज्वाइन करेंगे। हम ज्वाइन करेंगे इन द सेंस कि हम उनके साथ अपनी इंटेलिजेंस शेयर करेंगे कि इंडिया हैज़ बीन डूइंग द सेम हियर इन पाकिस्तान एज वेल। बट बात यह है कि आपके मारने वाले सारे पाकिस्तानी हैं। कॉमन फैक्टर आप ये कहते हो सारे दुबई में काम करते थे, बट दुबई में भी उनको जिसने रिक्रूट किया वो पाकिस्तानी था, आप खुद मानते हो। जो उनको पैसे दे रहा था वो बंदा टर्की से दे रहा था। टर्की और आपकी दोस्ती तो इतनी गहरी है कि पाकिस्तान के नोट पे टर्की का झंडा बना हुआ है। नो अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड जहां पे ऐसा हो सकता हो कि भाई किसी देश की करेंसी पे किसी तीसरे देश का झंडा बना हो। बट पाकिस्तान की और टर्की की दोस्ती तो इतनी गहरी है, तो वहां से पैसा आ रहा था और वहां पे भी देने वाला पाकिस्तानी था। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या ऐसा एविडेंस लेके चले जाएंगे, बिकॉज अगर वो ये सब लेके जाएंगे तो दे विल बी लाइक कि हाँ क्रेडिबल एलिगेशंस तो है ये, बट लोग तो सारे पाकिस्तानी हैं। और जो पाकिस्तानी नहीं भी है, 1-2 बंदे, वो अफगान्स हैं, दे आर नॉट इंडियंस। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान तो है ना ये सारे के सारे जिन्होंने खालिस्तानियों को अपने यहाँ पे फ्री रन दिया था, उनको प्रोटेक्शन दी थी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे ये सारे परेशान तो हैं इस चीज़ से कि यार दीज पीपल आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। पाकिस्तान को पहले तो ये देखना चाहिए कि उसने अपनी करेंसी पे किस मुल्क का झंडा लगाना है और उनकी करेंसी के डाउनफॉल का कारण क्या है। गिर गया, $315 पे पहुंच गया, 315 रुपये पे डॉलर पहुंच गया, तो वो इंटरनली अपना देखें। और वाजे मतलब छोटी सी बात है यार वैभव,
लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। भारत के अंदर क्या हो रहा है वो भारत की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, कनाडा में क्या हो रहा है वो कनाडा की प्रॉब्लम है। कनाडा में अगर कोई कैनेडियन सिटीजन मरता है, कोई गैंग वॉर है, उनकी आपसी रंजिश है, 100 कारण है, वो कनाडा की एजेंसी से अपने आप आइडेंटिफाई करें बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, बिना किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन के, बिना किसी कंक्लूसिव निष्कर्ष पे आते कोर्ट, कनेडियन कोर्ट ऑफ लॉ, प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बोलते हैं जी क्रेडिबल एलिगेशंस, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। आपको अपने मुल्क की न्याय व्यवस्था के ऊपर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा एतबार नहीं है क्या, भरोसा नहीं है क्या? उनको कर लेने तो इन्वेस्टिगेट, उनको लाने तो सबूत सामने। ये नैरेटिव बिल्डिंग बिल्डिंग ना सब तमाशा हम देख चुके हैं, हमको सबको पता, आपको पता, मुझे पता आईडब्ल्यू क्या होता है, नैरेटिव बिल्डिंग क्या होती है, कैसे आप झूठे आरोप लगाते हो, एलिगेशंस लगाते हो, थोड़े दिन के लिए आप किसी मुद्दे को भड़काते हो और उसके बाद जो है वो मुद्दा फिर डाई डाउन हो जाता है। अब दूसरा पाकिस्तान में जो हो रहा है, देखिए पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे टू द वर्ल्ड, और ये मतलब हास्यास्पद बात है कि जी हम विक्टिम है टेररिज्म के। देखिए साहब हमारे देश में क्या हो रहा है, देखो इंडिया क्या कर रहा है हमारे देश में, देखो सब ये हो गया, देखो चूंकि ये खालिस्तानी था, चूंकि ये था इसको। अरे भाई वो तुम्हारे देश में, तुम्हारे मुल्क में कर क्या रहा है? एंड इफ यू आर सो सीरियस अबाउट टैकलिंग एंड काउंटरिंग टेररिज्म, सबसे पहला काम तुम्हारे को करना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम को लगाओ हथकड़ियाँ, उसके मुंह पे डालो काला कपड़ा, उसको बिठाओ जहाज में या गाड़ी में, उसको वाघा पे छोड़ो या उसको यहाँ पे लाके दे के जाओ हमारे को। लेट अस ट्राई एंड पनिश हिम फॉर द क्राइम्स ही हैज कमिटेड। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਕਾ तो जीजा है, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਫੜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। एंड देन यू ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड। और जितना टेररिज्म इंडिया में हुआ है, जब 26/11 हुआ, वो कलावा लगा के जो आए थे वो कहाँ से आए थे? वो तुर्क थे, पाकिस्तानी थे, और कौन थे वो लोग? सो यू आर द परपट्रेटर्स ऑफ दिस टेररिज्म, एंड पाकिस्तान इज द ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। इट इज अ ग्लोबल माइग्रेन, दुनिया का सिरदर्द है ये मुल्क। And getting tough competition from Canada now. I mean, Canada is trying to touch a new low in its international diplomacy. But हाँ मतलब you see क्या होता है कि पॉलिटिकल कंपल्शंस आपको इस हद तक ले आती हैं जहाँ पे आप नेशनल इंटरेस्ट को पीछे रख के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, ये सोचने के साथ मैं प्रधानमंत्री थोड़े दिन और रह लूँ, मैं थोड़े दिन और सत्ता भोग लूँ, चाहे मेरे मुल्क की जो है वो धजियाँ उड़ जाए और मेरे मुल्क की जो इंटरनेशनल सिनेरियो पे बत्ती बंद हो जाए। वो अपने आप का मजाक बना रखा है उसने। पाकिस्तान इज अ जोक एंड कनाडा इज द पाकिस्तान ऑफ वेस्ट। वो पश्चिमी गोरे देशों का पाकिस्तान ही बन गया वो धीरे धीरे। देयर हैज टू बी सम मैच्योरिटी, स्पेशली जब आप किसी मुल्क को लेके बात कर रहे हैं एंड यू आर द प्रीमियर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं आप कंट्री के, तो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आपसे अपेक्षित भी है, विच इज मिसिंग इन दैट कंट्री सैडली। Why Sikh only? Why not Christians? Why not Buddhists? Why not Jains? Why not any other community for that matter? ये सिखों को ही लेकर के इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, ये सिखों पे ही इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि मतलब यही लड़े इंडिया से, यही पार्टीशन की बात करें, यही करें? मतलब ये इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? जब बंटवारा हुआ, और पीछे की साइकोलॉजी तो खैर वैभव इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट आई बिल्कुल छोटा सा आपको संक्षेप में करके बताता हूँ। जो सबसे हार्ड टाइम दिया, जिनको ये अपने मर्दे मोमिन मानते हैं, जो इनके जो सुल्तान हुए बादशाह, उनको सबसे टफ टाइम जो दिया ना, और जो आज भी उनके बॉर्डर पे बैठे हैं वो सिख हैं। राजपूतों ने टफ टाइम दिया, मराठाओं ने टफ टाइम दिया, एवरीबडी गेव देम अ टफ टाइम इनसाइड द कंट्री। बट जहाँ पे आज बॉर्डर इस्टेब्लिश हो गया है वो सिख हैं। हमारे साथ उनकी लैंग्वेज मैच करती है, कल्चर मैच नहीं करता, लैंग्वेज मैच करती है, बाउंड्रीज मैच करती है। क्यों? वो तो कहते हैं साडा विरसा भी एक है, साडी बोली भी एक है। बोली एक है, वहाँ तक ठीक है। कल्चर यार हुण मैं कोई सिख मैं तो नहीं देखा कि वो अपनी चाचे की कुड़ी नाल ब्याह करा ले, या कुड़ी को मैं ताऊ के मुंडे नाल ब्याह करना है। कल तक भाजी सीगा ते अज मैनू नहीं पता यार हाउ डू दे रेफर टू ईच अदर इन देयर कल्चर। कल्चर मैच नहीं करता भाई, नहीं, डज नॉट मैच, कल्चर डज नॉट मैच। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट, कल्चर मैच नहीं करता।
बोली मैच करती है, they're And trying to exploit. even बोली, if sorry to डायलेक्ट interrupt, डिफरेंट है, हाँ, डायलेक्ट डिफरेंट है। डायलेक्ट डिफरेंट है। एंड द रीजन वाई पंजाबी और गुरुमुखी तो खैर उनके पास से नहीं गुजरती, और पंजाबी की जहाँ तक बात है तो द इंडियन पंजाब इज द पंजाब जिसने, या जो इंडियन सिख कम्युनिटी है या जो हिंदू कम्युनिटी पंजाब की है, उसने जितना प्रिजर्व किया है लैंग्वेज को, पंजाबी को, उस साइड तो पंजाबी का तो कुछ नया ही रूप है, मतलब इट इज हाफ पंजाबी हाफ उर्दू। नो, इसमें एक एस्पेक्ट और है वैभव, अगर लैंग्वेज के ऊपर ही बात आ गई ना, माँ बोली ते गल आ गई, कहण नूं पंजाबी ने, दे आर पंजाबी मुस्लिम्स, नो डाउट अबाउट इट, पर उनका जो लीगल सिस्टम है या उनका जो ऑफिशियल वर्क्स है, उसमें अगर आप स्क्रिप्ट उर्दू में लिख के, जो आपकी स्क्रिप्ट है उर्दू है, पर जो आप पंजाबी में लिखेंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट एन एप्लीकेशन फ्रॉम यू कि उसको उर्दू में लिख के लाओ। पंजाबी, दे आर कलिंग द लैंग्वेज। पंजाबी जो माँ बोली है पंजाबी, इवन इन दी शाहमुखी स्क्रिप्ट इज नॉट बीइंग टॉट इन पाकिस्तानी स्कूल्स। पंजाबी च गल करना, कोई पंजाबी च गल करदा ਉਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਾਰ ਹੈ, पेंडू आ, गवार आ, अनपढ़ आ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ पता। वहाँ की पंजाब की असेंबली जो है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की असेंबली, वहाँ पे पंजाबी में स्पीच करना, बिजनेस इज कंडक्टेड इन उर्दू वहाँ पे। आप थाने में भी दरखास्त लेके एसएचओ को भी दे आओगे ना, वो तहरीर दर्ज नहीं करेगा आपकी, कहेगा उर्दू से लिख के ले आओ, बोलेगा पंजाबी में, कहेगा जी उर्दू च लिख के ले आओ, आधा तुसी पंजाबी च लिखती है। So that's the fun part। ਉਹ तो जनाब ये तो सानू ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। मतलब स्क्रिप्ट शाहमुखी है, यानी कि उर्दू स्क्रिप्ट है, पर लिखी पंजाबी ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਕਾਫਰਸ। उर्दू जो है वो दैट्स दी कोर्ट लैंग्वेज है, पर्शियन इज अ कोर्ट लैंग्वेज। आज भी जो तराना, क्या कौन सा बोलते हैं, कौमी तराना, मिली तराना है, मिली तराना, हाँ जो भी मिली, मिली मतलब मुस्लिम, अच्छा ओके, फारसी में है, उसको भी उर्दू में कर लो तर्जुमा भाई, उसको भी उर्दू में तर्जुमा कर लो। तुम्हारे नोट पे टर्की का झंडा, तुम्हारा तराना फारसी में, तुम पंजाबी सूबे के अंदर तुम उर्दू को प्रमोट करते हो, मतलब ये दिस आइडेंटिटी क्राइसिस इन दैट कंट्री। एंड सलवार इज अ नेशनल ड्रेस, वो तो हमारी गिफ्ट की भी है साहब, वो तो आई टेक फुल क्लेम। सो बीइंग फ्रॉम दैट रिलीजन, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात को लेके कि जनरल हरी सिंह नलवा ने जाके जब अफगानों को घर में ठोका था, उसके बाद से उन्होंने तो सलवार ही नहीं छोड़ी, उनको पता था। एंड ही एनफोर्स्ड इट। चुपक्षा हरी सिंह रगाले, हरी सिंह आ रहा है, चुपक्षा, चुप कर जा, हरी सिंह आ रहा है। तो वो चुपचाप हरी सिंह रगाले से लेके आज तक जो है ना, अब ये आई डोंट टेक दिस पीपल वेरी सीरियसली, बट आप देखो ना, ये पाक रेंजर्स जो हैं, ये सब तमाशा, ये BAT सब सलवारों में घूमते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू प्राउडली, मैंने सलवार कमीज पहनी नहीं कभी, एट बेस्ट कुर्ता पजामा, बट ठीक है, उनका है, करने दो। इसमें एक लास्ट आज के हमारे डिस्कशन में, अगर हम आज का जो पंजाब है हम देखें, विच इज़ रूल्ड बाय आम आदमी पार्टी, हम ये देखते थे कि पास्ट में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है, एंड खालिस्तानियों पे नकेल नहीं लगाई जा रही, किसानों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, the central government is not looking sympathetic towards the cause of the Punjabi farmers। ये आम आदमी पार्टी की जब से गवर्नमेंट आई है, तब से तो मतलब कहते हैं ऑल हेल हैज बीन ब्रोक लूज। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सिस्टम है। सीएम भगवंत मान है कि राघव चड्ढा है, स्टेट वो चलाता है कि वो चलाता है, वो वहाँ बैठ के पन्नू कहता है कि यार हमारे पैसों से तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और ये हमको धोखा दे रहे हैं, तो अब वो पन्नू के साथ हैं या पन्नू के खिलाफ हैं। आई मीन कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब चल क्या रहा है पंजाब में। वो तो बड़ा क्लियर सा है, व्हेन यू इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस। उसके अलावा जो थ्योरी है इनकी,
वो ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। फ्रॉम अन्ना हजारे टू द पीपल ऑफ पंजाब। हाँ, एवरीबडी, पीपल ऑफ डेली इंक्लूडेड, ये ना झूठ बेचते हैं एंड दे आर और गुड एट इट। एंड दे आर गुड एट इट। और मतलब कमाल ये है कि इनका झूठ बिकता है, इनका झूठ बिकता है, ये झूठ बेचते हैं। एंड मैं आपको एक बात ना वाजे बता देता हूँ आज, आप यू नोट इट डाउन टुडे। और मैंने आपको दूसरा आपका एक चैनल था, उसमें मैंने 11 मार्च को ये कहा था कि ये सब चीज़ें अनफोल्ड होंगी। और मैंने कहा था कि फॉर द लार्ज पार्ट, इफ भगवंत मान controls the government, things will be different. Things may get better. अभी तक जो देख रहे थे हम, उसमें भगवंत was not able to call his shots, even being the chief minister. अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये एक एक दो करके अंदर जा रहे हैं, और बकरे की नानी कब तक खैर मनाएगी। अब एक बार तो अवॉइड कर गया, दोबारा कितनी बार अवॉइड करेगा, दैट वी विल सी। बट इवेंचुअली दिस मास्टरमाइंड विल आल्सो गो इन द जेल। केजरीवाल। हाँ, मास्टरमाइंड ये जाएगा। ही विल आल्सो, मतलब आप केजरीवाल को मास्टरमाइंड ऐसे बोलो जैसे कि मतलब कोई बड़ा सरगना है, किंग पिन है वो। सरगना है यार। देयर होल पॉलिटिक्स इज ऑन फ्रॉड, डिसीट, झूठ फरेब के ऊपर तो सारा धंधा है। अच्छा एक बात बताओ यार, यू आर नॉट मैरिड, आई एम मैरिड। मैं पब्लिकली अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खा लूं, बोलूंगा मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैं चुनाव लड़ जाऊं, मैं कभी कोई मंत्री पद नहीं लूंगा, कभी रूल नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊं। वो नीली जो वैगन आर है, वो दिखा दिखा के जो है ना, वो शीश महल खड़ा कर दिया उसने। यार डिसीट नहीं है क्या, झूठ नहीं है क्या, टैक्स के पेयर का पैसा नहीं है क्या? आप एक बाप हो गए, अपने बच्चों की कसम खा लेते हो झूठी यार। आपके ऊपर एतबार क्यों कोई करे? और जो कर रहा है वो मूर्ख है। चलो मैं वो टॉपिक भटक जाएगा। तो ये जो मास्टरमाइंड है, ही विल आल्सो गो इनसाइड। वंस ही गोज इनसाइड, यू विल सी अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ भगवंत वर्किंग ऑन ग्राउंड। तो ये चीजें तब्दीली में आ रही हैं, हालांकि थिंग्स आर नॉट रोजी और इट्स नॉट वेरी वेरी नाइस। आई टेल यू उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि आपने रेफरेंस किसान आंदोलन का भी लिया। पहला, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, एक की मौत हुई। आई एम टॉकिंग अबाउट भगवंत मान's रूल इन पंजाब। प्रोफेसर्स के ऊपर लाठियां बरसाई गई। माइनिंग माफिया को सपोर्ट करने के लिए ग्रामीणों के ऊपर लाठियां बजाई गई। द मनी कलेक्शन सिस्टम एंड द मनी कलेक्शन ट्रेल इन पंजाब, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, उसके सीधे तार दिल्ली लिकर स्कैम से जुड़े हुए हैं। तो थिंग्स आर नॉट गुड ऑन ग्राउंड, बट आई स्टिल फील आई हैव सम होप एंड कॉन्फिडेंस, बिकॉज जो अभी सिनेरियो है उसमें द पीपल हु हैव सम इफेक्शन, सम फीलिंग, जिनके अंदर भावना है पंजाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ग्रोथ होनी चाहिए है। दे शुड मनी एक्चुअली बी लैंडिंग इन द पॉकेट्स ऑफ पीपल, लोगों की जेब में पैसा आना चाहिए। दैट्स व्हेन यू फील गुड अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ स्टेट। एवरीथिंग इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब किसान आंदोलन को इन्होंने यूज किया as an instrument, as a tool, or as a vehicle to obtain power in Punjab. और मैं आज भी मेंटेन कर रहा हूं, और हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट रिफॉर्म्स इन द फार्म सेक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने उस वक्त ये भावनाओं को इंसाइट किया, लोगों को भड़काया, सड़कों पे लाके खड़ा किया, अगर एक ओपननेस आती है फार्मिंग सेक्टर में, खास तौर पे अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हो, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है। आज भी भारत की जो बहुतायत है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो सीधे या इनडायरेक्टली कृषि से जुड़ी हुई है। अगर भारत के 60 से 70% आबादी इम्पावर हो जाए, अगर भारत का किसान, भारत के किसानी से जुड़े हुए लोग इम्पावर हो जाएं, सशक्त हो जाएं, अगर भारत अपनी धरती पे वो अन्न, वो अनाज, वो दाल, वो तिलहन उगाना शुरू कर दे जिसकी हमको जरूरत है, जिसके हमने भंडार भर भर के रखने, वो नहीं,
जिसकी हमको कंजम्पशन के लिए ज़रूरत है, जिसके लिए हम अपना प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज खर्चते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम तिलहन इंपोर्ट करते हैं। अगर इंडिया बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर और डिपेंडेंस कनाडा, अफ्रीका या इंडोनेशिया जैसे देशों के ऊपर हमारी तेल, दाल और अनाज के लिए डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, जो मिलेट्स को लेके बात चल रही है, अगर उसके ऊपर प्रोग्रेस आ जाए, तो इंडिया विद इन नो टाइम विल बी ए डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि कृषि का जो कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में, अगर हम नेट एक्सपोर्टर्स बन जाते हैं तमाम उन उत्पादों के जो हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, इंडिया देन बिकम्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, इंडिया देन बिकम्स अ डेवलप्ड कंट्री विद इन नो टाइम। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, हमारे पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है। अगर हम अरबों डॉलर का सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं, तो हम अरबों डॉलर का अनाज भी बेच सकते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी हम बेचते हैं। पर हमको जिन चीज़ों को आयात करना पड़ता है, जिसमें हमारे वो पैसे कमाए हुए बाहर जाते हैं, वो हमारी कामयाबी को, हमारी सक्सेस को डिले करने की कोशिश की जा रही है। डिनाई तो कर ही नहीं पाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब भारत का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड देखते हो, एक राष्ट्रवादी होने के नाते, एक नेशनलिस्ट होने के नाते, एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जिसने सारी जिंदगी इसमें खपा दी कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, प्रगति का, उन्नति का, जो भी आगे वर्ड्स हैं, इट शुड प्रोग्रेस, इट शुड प्रॉस्पर। और जो मेरे आप जैसे हमारे भारतवासी हैं, एक व्यक्ति जो सड़क पे खड़ा है, कोई दिहाड़ीदार है, मजदूर है, रिक्शा चला रहा है, जो भी कैसे भी मेहनत करके अपना पेट पाल रहा है, उसके अंदर ये भावना है कि यार पहले मेरे लिए मेरा देश है, माई कंट्री कम्स फर्स्ट, भारत का हित सर्वोपरि, भारत का हित सर्वप्रथम, पहले पहले मेरा भारत। एंड उन लोगों को जब डिविडेंड्स मिलने शुरू होते हैं भारत की ग्रोथ के, प्रोग्रेस के, तो दैट फीलिंग और वो जो खुशी है ना, वो बताई नहीं बनती। और ये जितने तमाम लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है भारत को वो डिनाई करने की, दे विल नॉट बी एबल टू डिनाई, दे कैन ओनली डिले। और मैं बार बार कहता हूँ वैभव, मैं आपके सामने दोबारा एक बार ये बात दोहराऊंगा कि हम ना बचपन में सुनते थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमारी कामयाबी की लकीर के ऊपर हम खड़े हैं। और जो कबड्डी का खेल होता है ना, जब आप सबको हाथ लगा के आउट करके, और जब आप वो सफ़ेद लाइन पार कर जाते हो ना, वो सब आउट हो जाते हैं और आप जीत जाते हैं। हम उस कामयाबी की लाइन के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, और ये तमाम मुल्क जो हैं, लोग हमारी टांग खींच रहे हैं कि किसी तरीके से इनको पीछे घसीट लो, कोई ऐसा हिला कर दो, कोई ऐसा काम कर दो, ये कामयाब ना हो पाए, दे शुड नॉट बी सक्सेसफुल। इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, रेलवेज, बैंकिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इतने आयाम हैं, आप पकड़ के देखो, जिसमें मतलब अप्रत्याशित, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो ग्रोथ हुई है भारत की, वो ग्रोथ हुई है भारत की, आप सोच भी नहीं सकते। पर एक आम आदमी जिसके पास मतलब अगर वो बीमार पड़ जाता था तो भगवान के भरोसे रहता था कि 3 दिन 4 दिन वेट करता था कि भाई अपने से ठीक हो जाए, नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाएंगे। एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। मतलब आई वुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि भारत जैसे इतने बड़े देश में, जहाँ पे इतनी आबादी है, यहाँ पे हर इंसान को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार देगी। आपको मैं एक बात और बड़ी बताऊं, जो चीज़ पश्चिमी देशों को हजम नहीं हो रही, प्रत्येक भारतीय को एक नहीं 2 डोज लगी हैं कोविड की, फ्री फ्री फ्री। और कौन सी? भारत में निर्मित। भारत वॉज द नेट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर भी क्या, हमने तो दान में दिए, मनुष्य, मानवता के लिए, मनुष्य के लिए, फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस। हमने ना केवल भारतवासियों की जान बचाई है, धन्यवाद सरकार का, धन्यवाद मोदी जी का, भारतीयों की तो जान बचाई बचाई, तमाम मुल्कों के लोगों की जान बचाई। और आज जब वो वहां जाते हैं तो लोग पैर हाथ लगा के बनते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, पाकिस्तान को दिए हमने, पाकिस्तान को दिए हमने कोविड वैक्सीन, इंडिया में डेवलप्ड, इंडिया में बनी हुई। 5 लाख तो वो यूज करेगा ना, तो जीवित रहेगा। पहले तो करोड़ों की जान बचाई। और यही लोग
people will die by the millions. यस, Millions of Indians will not be able to make it across. People will लाशें die. ढूंढ रहे थे घूम घूम के, लाशें ढूंढ रहे थे। नदियों में ढूंढ रहे थे, नदी के किनारे ढूंढ रहे थे। नहीं नहीं, उनको पता था लाश तो शमशान घाट में जाएगी। हिंदू की लाश कहाँ जाएगी, सिख की लाश कहाँ जाएगी, शमशान घाट में जाएगी। वहीं लगा के गत्ते का डब्बा, उसके ऊपर लैपटॉप रख के बैठ गई जी, यहाँ पे शमशान में लाशें आ रही हैं। पीपल हैव लॉस्ट लाइफ, देयर इज नो डाउट। लोगों ने जान गंवाई है। पर जो इस लेवल की कैटास्ट्रोफी हो सकती थी, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन बच्चों के सिर पे आज बाप हैं। बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो इस बात का गर्व कर सकती हैं कि मेरा बेटा जीवित है। बहुत से बच्चे ये कह सकते हैं मेरी सिर पे मेरी माँ का आशीर्वाद है। क्यों? कि वो आपको मुफ्त में भारत में विकसित वैक्सीन मिली। मैं भावुक हो जाता हूँ सोच के। मेरा देश है, यहां तक आ गए हम। चाइना का क्या हाल था? बिल्डिंगें बंद कर दी, लॉक कर दी, लोगों को पीट पीट के भगा रहे हैं, घसीट घसीट के लेके जा रहे हैं जिनको कोविड हुआ है। वो दृश्य देखे हैं हमने, आए हैं दृश्य हमारे सामने आए हैं। इटली जैसे देश, डेथ्स बाय मिलियंस, जहां पे मैक्सिमम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लोग हेल्थ केयर में दुनिया में नंबर 1 पे है वो। करोड़ों लोग मरे जी वहां पे। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर प्रेशर आया। दिल्ली के ये मास्टरमाइंड सरगना, ये कर दिया जी, हमने वो कर दिया जी, हम ये कर देंगे, हमने वो कर दिया। बाद में आके गृह मंत्री अमित शाह को वहां पे हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश करने पड़े, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स, तब लोगों की जानें बची। इनके अपने कार्यकर्ता, इनके अपने नेता होर्डिंग कर रहे थे। उस वक्त एक दवाई थी रेमडेसिविर, उसकी ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे थे। ये मौत में मुनाफा कमाने वाले लोग ये बताएंगे? यार इसको छोड़ दो भाई। थैंक यू सो मच पाजी फॉर कमिंग अप ऑन द शो, और एंड आई होप यू रिमेंबर कि हम वीकली शो करेंगे। हाँ, 100%। सो आप सभी देखने वालों को हम सूचित करते हैं कि डीओ न्यूज़ पे मेरा और रमनीक मान जी का एक वीकली शो हम करेंगे, जहाँ पे हम हफ्ते की जो 2-3 ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर आप हमारे विचार सुनना चाहेंगे। और हम वो कई बार ट्विटर पे और यूट्यूब पे भी आप लोग लिखते हैं कि सर इसके ऊपर आप नहीं बोलते, आप उसके ऊपर नहीं बोलते, हम उन सारे मुद्दों पे बोलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद।